एमपीजीके में पहला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव। इसके एमसीक्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं, यह पहला पार्ट रहेगा। इसके अलावा हम ये क्रमबद्ध रूप से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, जिले एवं संभाग, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश में वन संसाधन, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में नदियाँ, मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन, मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, अभी लेटेस्ट जो चल रही है 2011 वाली चल रही, इसको अध्ययन करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। मध्य प्रदेश में खनिज, मध्य प्रदेश में विद्युत, मध्य प्रदेश में उद्योग, मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य, मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार, मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य, मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, मध्य प्रदेश में संवैधानिक, सांविधिक एवं अन्य संस्थाएं, मध्य प्रदेश में पुलिस व जेल से संबंधित हैं प्रश्न, मध्य प्रदेश में पर्यटन और पुरातत्व, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश में जनजाति व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान, मध्य प्रदेश में साहित्य, साहित्यकार, मध्य प्रदेश के मेले, समारोह, उत्सव और अकादमियाँ। ठीक है, मध्य प्रदेश में संगीत, संगीतकार, चित्रकार, रंगकर्म, चित्रकला एवं लोक शिल्पकला, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोकगीत व लोक गायन। ये हम पूरे टॉपिक जो एमपीजीके में कवर करना है, इतना यदि आप कर लेते हैं एक बार तो एमपीपीएससी हो, जितनी भी एमपीपीएससी परीक्षा आयोजित करता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट पूरा आपका कवर हो जाएगा। और एमपी में ईएसबी, एमपी ईएसबी, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जितने एग्ज़ाम कराता है, जिसका पुराना नाम व्यापम, इसके सभी एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर व धार्मिक स्थल, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की सरकार की योजना एवं कार्यक्रम, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, इससे भी हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्र, संस्थान, संग्रहालय और मध्य प्रदेश की विविध जानकारी। ठीक, तो ये टॉपिक हैं जो कि हमको कवर करेंगे आज। इसका यह पहला पार्ट रहेगा। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव। इसमें हम एमसीक्यू फॉर्म में चलेंगे, जिसमें कि हम क्रमबद्ध रूप से प्रश्न लेते हुए और उनका डिस्क्रिप्शन में आंसर जानते हुए काफ़ी प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, रामायण, मनुस्मृति या विष्णु पुराण। तो ये इसका राइट आंसर है मनुस्मृति। आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं कि इसका सी राइट है आंसर। मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया है, जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है और विन्सन वह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है के पूर्व में है तथा प्रयाग के पश्चिम में, वह मध्य प्रदेश कहा गया है। पूर्व और पश्चिम के सागरों तक विस्तीर्ण वह क्षेत्र जो इन दोनों पर्वतों हिमालय और विंध्याचल के बीच में, उसे विद्वान लोग आर्यव्रत कहते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिए, क्लियर है यह क्वेश्चन? ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस। ठीक, अभी स्टार्टिंग है, सभी चीज़ें आ जाएंगी समझ में धीरे धीरे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में एमपीजी के हम स्टडी कर रहे हैं, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूप में मिलता है? ठीक है, एक स्थलबद्ध राज्य है, देश का हृदय प्रदेश है, दक्षिणापथ तथा रेबुत्तर, उपरोक्त सभी रूपों में। देखिए एक स्थलबद्ध राज्य है, सही है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के आसपास कोई भी समुद्री लाइन नहीं है। ठीक है, समुद्री क्षेत्र नहीं है, इसलिए स्थलबद्ध है।
राज्य है देश का हृदय प्रदेश, क्योंकि पूरे देश के बीचों बीच में स्थित राज्य है। ठीक, इसलिए देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है। दक्षिणापथ तथा रेव उत्तर। ठीक है, दक्षिणापथ का उल्लेख जो है वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेखन दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसे सोया स्टेट और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, स्थलबद्ध जो है मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध लैंड लॉक्ड राज्य, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती। तो ये इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया पहले राज्यपाल थे, पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे और कुंजीलाल दुबे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। तो इन सभी नाम याद रखिएगा। जो नामकरण है मध्य प्रदेश का वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया है। और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। क्लियर है? यह भी क्लियर हो गया। ठीक है, धीरे धीरे पॉइंट आपको याद होते जाएंगे, इनको बार बार आप रिवाइज करिएगा। पुराना मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? मध्यलोक, मध्य भारत, विंध्याचल या फिर बरार? तो मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक, 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन तत्कालीन सीपी एंड बरार मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रांत और भोपाल राज्य को मिलाकर किया गया। पहले में जो है आज़ादी के बाद पूरे जो एमपी को है एबीसी भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, एबीसी 3 भागों में, जो जिसके नाम थे, देखिए भोपाल तो एक स्वतंत्र राज्य था, एक सीपी एंड बरार, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश। इसे पहले मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार आया है, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? ठीक है, गोंडवाना लैंड, विंध्यन शैल, दक्कन ट्रेप या इनमें से कोई नहीं? तो गोंडवाना लैंड का मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से भाग है। इसका यदि डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूसंहति का भाग है। इसके पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्यन शैल समूह तथा दक्कन ट्रेप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं, सही नहीं है, कई बार ऐसा भी प्रश्न आएगा कि सही है। देखिए प्रश्न है सही नहीं है। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, तो यह तो सही है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। ठीक है, जो देखिए जैसे कहीं पूरा क्षेत्रफल देश का 100% है, जैसे यूपी के पास 40% है, उसी तरह से मध्य प्रदेश के पास कितना है, मतलब ये हमने एक अनुमान लगाया, तो मध्य प्रदेश के पास 9.38% भाग है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, यह भी सही है। ठीक, इसमें से जो प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, तो ये गलत है। ठीक है, चंबल नदी ये उत्तर की ओर जाती है, उत्तरी सीमा बनाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है कि भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी जो है नहीं बनाती है। ठीक, मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है, जबकि चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है, और बाकी सब कथन से सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न आया है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम का विस्तार, ठीक, ये 870 किलोमीटर है। और यदि इनको मिनट को या किलोमीटर को यदि इसमें, तो 34 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? पुराण संघ, आर्य संघ, द्रविड़ समूह और धारवाड़ समूह। ठीक, तो सी राइट आंसर है। द्रविड़ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से मध्य संबंधित अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्य समूह, तृतीयक समूह, क्रिटेशस कल्प आदि की चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए गए हैं, किंतु द्रविड़ संघ के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ रहा है? सागर आ रहा है समझ में? ठीक है, ये लाइव जी सर। रहेगा वीडियो, और हम इसको यूट्यूब में भी इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप वहाँ पर वॉच कर लीजिएगा। जी सर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई? तो सी है राइट आंसर, मालवा का पठार। तो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली है। कई बार प्रश्न आता अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में, इनमें से कौन सा विकल्प सही है या किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, याद रखिएगा। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? गोंडवाना शैल समूह के रूप में, बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में, सौसा रेन सिंकोली सीरीज में, पोर्सने लाइट एवं हार स्टोन के रूप में। तो आर समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती। आ ऑप्शन सही है। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है, जबकि क्रिटेशस कल्प की चट्टानें बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं। 11वां प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है, जो दोनों जो हैं पॉइंट सही हैं, तो तीसरा ऑप्शन आ और बा सही। ठीक, विभाजित जो है मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, यदि हम बात करें, ठीक है, एमपी आप यदि, ठीक, तो ऐसे अक्षांश और देशांतर में बात करेंगे तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में 74 9 से 82 48 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, 21 6 26 30। ठीक है, ये 21 6 26 30, इसकी अक्षांशीय स्थिति 74 9 82 48, 74 9, ठीक है, 82 48, ऐसे में याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। ठीक है, तो राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, राज्य की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है ये, ठीक है, दक्षिण की चौड़ाई 580, तो ये 605 किलोमीटर है। ठीक, ये गलत हो जाएगा, केवल आ ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक, अभी ऊपर भी हमने देखा था लैंड लॉक्ड है, समुद्री सीमा से घिरा हुआ राज्य, गलत हो जाएगा। पूर्ण भू आवेष्टित राज्य, पूरी तरह से लैंड लॉक्ड, तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कोई भी देश की सीमा नहीं लगती, या उपरोक्त सभी गलत हो जाएगा। ठीक, तो बा ऑप्शन राइट है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से भू आवेष्टित राज्य है, इसकी सीमा न तो समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू आवेष्टित राज्य है। ठीक, तो मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से ही बना है, और झारखंड,
ये भी लैंड लॉक्ड राज्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, ये तो सही है। बुल्ढाना अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन बम्बई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया, ये भी सही है। तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, ये तीनों सही है। जो गलत कथन है ये है मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। तो ये 1956 के बारे में है कि मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन किया गया, ठीक है, तो इनमें से तीनों कथन सही हैं, जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिए, ना कि पूरी तहसील को। ठीक है, केवल भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में, जबकि ठीक है ये लगा हुआ है कोटा जिला एमपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया। तो भौतिक रूप से 7 भागों में विभाजित है मध्य प्रदेश। पहले विभाजन से पहले 9 भागों में विभाजित था, लेकिन विभाजन के उपरांत 7 भागों में बटा हुआ मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, ये कई बार आता है प्रश्न, ठीक है, विभाजन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ। तो मालवा पठार। ठीक है, मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के द्वारा हुआ है। इस पठार में दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं। ठीक, तो उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। ठीक, सी ऑप्शन है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। यह उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। ठीक है, कर्कराज मंदिर है उज्जैन में, ये कई बार प्रश्न आया है, एमपीपीएससी ने अभी लेटेस्ट उसमें पूछा है कर्कराज मंदिर। तो ये कर्क रेखा के पास स्थित है, उज्जैन में है मंदिर। ठीक, तो अतः मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम तथा राजगढ़ जिले कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ जिले हैं, जबकि भोपाल, विदिशा, आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है। तो यह है, ठीक है ना, तो रीवा पन्ना में है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में भी। यह जो है मालवा के पठार में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है। ठीक है, तो शिकार चोटी सबसे 881 मीटर, जाना पाव 854 मीटर और धजारी 810 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ जो मालवा के पठार में स्थित हैं, सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है, जो कि इस पठार के महुआ दक्षिण में है। ठीक है, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है। कई बार प्रश्न आया। ठीक है, सतपुड़ा के पठार का हिस्सा है धूपगढ़ की चोटी, और एमपी का 1350 मीटर सबसे ऊंचा स्थान है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा के श्रेणी अंतर्गत आता है। विशेष रूप से होशंगाबाद जिला, जो कि अब नर्मदापुरम भी कहलाता है, आती है। यही मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। इसका किसी न किसी रूप में प्रश्न आता रहता है। ठीक, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से कहाँ पर स्थित है। तो बुंदेलखंड के पठार की ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा पहाड़ी, 1172 मीटर ऊंची है, जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। ठीक है, बुंदेलखंड पठार की ये सबसे ऊंची चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 150 से 450 मीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो सतपुड़ा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें 2 क्षेत्र में मिलती हैं, सतपुड़ा क्षेत्र तथा बघेलखंड का पठार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो चंबल नदी द्वारा, अभी हमने डिस्कस किया था। और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। ठीक, प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा, जबकि दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी, उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण सोन नदी द्वारा किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी पर बाणसागर बांध बना है जो कि यूपी, एमपी और बिहार, ठीक है, 3 राज्यों को सुविधा प्रदान करता है। ठीक, बाणसागर राज्य से 3 राज्यों को लाभ मिलता है, एमपी, यूपी और बिहार। ये कई बार प्रश्न आया। सोन नदी पर बना हुआ। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? जबलपुर में पाई जाती हैं, बालाघाट में, रीवा में। खंडवा में नहीं पाई जाती। खंडवा में दक्कन ट्रैप जो कि मालवा के पठार में स्थित है। जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट चिपली श्रेणी, जबलपुर सागर श्रेणी व रीवा गोंडाइट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ठीक, तो बिजावर में भी, पन्ना में भी और छतरपुर में। तो मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बिजावर, ग्वालियर, पन्ना व छतरपुर में पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार बता दीजिए, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, डेली अटेंड करना है क्लास। हम धीरे धीरे पूरा यह बुक पूरी कवर कर लेंगे, एमपी। ठीक है, और यूट्यूब में आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और भी अन्य लोग यदि क्लास ज्वाइन करना चाहें तो उनको भी बता दें। ठीक है, रेगुलर चलेंगी। ठीक है, मॉर्निंग में 5:15 बजे से रहेगी क्लास, अर्ली मॉर्निंग रहेगी। ठीक, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्व पाषाण युगीन नहीं माना जाता? ठीक है, ग्वालियर, सीधी, मंदसौर, खंडवा। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को पूर्ण पाषाण कालीन युग का नहीं माना जाता, जबकि सीधी, मंदसौर तथा खंडवा जिलों में इस युग के प्रमाण प्राप्त हुए। ठीक, तो पूर्ण पाषाण युगीन नहीं है ग्वालियर। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी। जब मैं 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक है, तो ये 1127 किलोमीटर थी, अभी है 870। ठीक, इस विभाजन से पूर्व अखंड मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 11। ठीक है, ये चौड़ाई जो थी ये पूर्व से पश्चिम की। ठीक, अभी 870 है। जब इकट्ठे थे एमपी सीजी तो 1127 किलोमीटर थी। ठीक, अभी 870 किलोमीटर। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? तो 996 किलोमीटर। ठीक, मध्य प्रदेश का विभाजन कर 31 अक्टूबर 2000 को एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक, विभाजन की घोषणा और 1 नवंबर 2000 से यह लागू हो गया था। ठीक, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान यदि परिदृश्य देखा जाए तो वर्तमान मध्य प्रदेश का जो स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 से है। और नए जिलों का गठन निरंतर चल रहा है। ठीक, बीच बीच में नए जिले भी बनते जा रहे हैं। तो इस विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 996 किलोमीटर थी, जो विभाजन के बाद घटकर 605 किलोमीटर ही रह गई है। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन सुने। ठीक, तो ये दोनों 1746 2630 उत्तरी अक्षांश, 74 9 से 84 51 पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक, तो इसमें जो है ये वाला डाटा याद रखना है। ठीक है, विभाजन के बाद प्रदेश की स्थिति जो है 21 6 से 26 30 और देशांतर में 74 9 से 82 48 के मध्य है। ठीक है ना, ये पहले भी डिस्कस किए हैं। अविभाजित वाला जो है ऐसे प्रश्न आते हैं जो जनरली हम कवर कर लें। अविभाजित मध्य प्रदेश के कम ही प्रश्न आते। ठीक, अविभाजित वाला डाटा कम पूछा जाता है, फिर भी अपने नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? तो 7। अभी जनरली 5 राज्यों को कवर कर रही है। ठीक, ये राज्य हैं गुजरात से सबसे कम,
जिले, 2 जिले केवल। और यूपी से 14 जिले, सबसे ज़्यादा यूपी को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को स्पर्श करते थे। अब केवल 5 राज्यों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, यदि बात करें कौन कौन से राज्य, तो यहाँ यूपी हो गया, यहाँ सीजी हो गया, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र हो गया। सबसे ज़्यादा यूपी से 14 जिले। ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया गुजरात। ठीक, और यहीं पर उत्तर पश्चिम साइड जो है राजस्थान की सीमा टच करती है कुछ जिलों से। ठीक, सबसे ज़्यादा 14 जिले यूपी से, और सबसे कम 2 जिले जो हैं वो गुजरात को टच करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? डेली जी सर। अटेंड करें क्लास। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक प्रभाग से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, पहला चैप्टर है, तो हमने इसके एमसीक्यू देख रहे हैं। एमसीक्यू फॉर्म में हम पूरा एमपी कवर करेंगे। डेली एक क्लास रहेगी जिसमें कि हम टॉपिक वाइज रोज़ ये प्रश्न कवर करेंगे। अभी एमपीपीएससी की वैकेंसी भी आ रही हैं बहुत सारी। ठीक, और व्यापम की कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है। अभी जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और अन्य बहुत सारे पदों की ग्रुप 2, सब ग्रुप 3, ठीक है, स्नातक स्तर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें एमपीजीके के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो उसी को मद्देनज़र हम यह टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ठीक है, और यह आपको यूट्यूब में भी अपलोड मिलेगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। तो अभी तक हमने एमपी के बेसिक जो डाटा है उसी से के प्रश्न देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण मध्य प्रदेश में निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? ये भी कई बार प्रश्न आया। तो दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण राज्य के पठार का भाग है। इसके उत्तर में जलोढ़ के मैदान, पश्चिम में अरावली ये की पर्वत श्रेणियां, पूर्व में बघेलखंड का पठार तथा दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आवाज़ प्रॉपर आ रही है आपको? एक बार कमेंट करके बता दें। ठीक है, सभी को प्रॉपर आवाज़ आ रही है? एक बार बता दीजिए। ठीक, चलिए। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। इसी आधार से चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भाग को मध्य उच्च प्रदेश नाम दिया गया है, जो दक्कन टेप, विंध्य शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छांटिए। ठीक, तो नर्मदा सोनाक्ष के दक्षिण में सतपुरा की श्रेणी है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो द ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन के से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? ठीक, तो यहाँ पर सभी नामों से। ब्रिटिश शासन काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ठीक है, सेंट्रल इंडिया मध्य भारत, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत कहा गया है। ठीक है, उपरोक्त सभी द ऑप्शन। 1956 में राज्य पुनर्गठन, ठीक, ABC 3 भागों में बटा था एमपी। 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नामक प्रांत, बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी छोटी रियासतों को सेंट्रल इंडिया तथा पश्चिम रियासतों को मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो छिंदवाड़ा। धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः दक्षिण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सौंसर सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मैंगनीज निक्षेपण मिलते हैं। सौंसर के ऊपर अपेक्षया नवीन तथा न्यून कायांतरित की चट्टानें मिलती है, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई?
तो इसको चिपली सीरीज की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों मुख्यतः बालाघाट, छिंदवाड़ा बालाघाट में धारवाड़ शैल समूह पाई जाती है। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो आ ऑप्शन है बिजावर सीरीज के अंतर्गत। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान किस सीरीज के, जो कि हीरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तांबा, हीरा, ठीक है, और मैंगनीज, इनमें एमपी जो है पहले नंबर में है। खनिजों से भी प्रश्न कोई ना कोई बनता है। निचले कोडप्पा शैल समूह की ऊपरी तहें बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं। इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों में हीरे मिलते, ठीक, तो हीरे के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदानें आती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस शैल समूह को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई। तो लोअर बिंधन, अपर बिंधन, ठीक, तो इसका राइट आंसर है अपर बिंधन। ऊपरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली बिंधल शैल समूह को दो भागों यथा लोअर बिंधन तथा अपर बिंधन में बांटा गया है। अपर बिंधन के विस्तृत प्रदेश नर्मदा के उत्तर में मिलते हैं, जिन्हें कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटा गया है, ठीक है। बी 37 का ये बी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो आ एवं बा दोनों से, ठीक है ना, चौगान और जबलपुर स्तर। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह को लोअर गोंडवाना शैल समूह में वर्गीकृत किया गया है। यह शैल समूह प्रदेश के दो क्षेत्रों यथा सतपुड़ा तथा बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। सतपुड़ा क्षेत्र में अपर गोंडवाना शैल समूह को चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसमें जबोएरा का गुंबद स्थित है? तो यह कगार भूमि में, ठीक है। मध्य प्रदेश के उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया। इन्हीं में से एक कगार भूमि बिंधन स्कार्पलैंड है। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबेरा का गुंबद मिलता है। यह गुंबद 29 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? तो 9 प्राकृतिक भाग थे और अभी कितने हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। कैमूर कगार और भांडेर कगार को गंगा नर्मदा का जल विभाजक, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाले कैमूर व भांडेर कगारों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में निम्न कथनों को चुनिए, ठीक है। वो तो सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 11-20 किलोमीटर है, ये भी सही है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, बिल्कुल सही है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है, ये भी सही। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांत के निकटतम है? ठीक, कौन सा शहर? तो इसमें जो ऑप्शन है रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। तो रीवा राइट आंसर है, ठीक है। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री इलाहाबाद है, ठीक है, नैनी में। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में 21/6 से 26:30 और पूर्वी देशांतर में 74/9 से 82/48 है। इसी स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा नगरी जो नगर है भारतीय मानक समय देशांत के सबसे अधिक निकट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो बालाघाट महाराष्ट्र से लगता है, मुरैना राजस्थान, झाबुआ गुजरात सही। छिंदवाड़ा की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, ये गलत है, ठीक, तो बा ऑप्शन इसका राइट है। इसमें पड़ोसी राज्यों से किस जिले की सीमा लगती है इसको जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,8,252 किलोमीटर, ठीक है, 308,252 ऐसे याद रखिए। भारत का कितना क्षेत्रफल यह है कैप्चर करता है? 9.38%, ठीक है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए क्लियर है यहाँ तक। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग में स्थित है? तो यह है 10.6, द ऑप्शन सही है इसका, ठीक।
मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश भाग है, जो कि 10.6% भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इंदौर जिला शामिल नहीं, जबकि भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी शामिल है। निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग नहीं है? ठीक है, दक्कन ट्रेप का भाग है, ये प्रश्न है। तो दक्कन ट्रेप का भाग है, ठीक है, मालवा का पठार, और इसकी उत्पत्ति क्रेटेशियस कल्प से हुई है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़, ये भी देख चुके हैं, 1350 मीटर। ठीक, महादेव श्रेणी पर सौसर, सकोली और चिल्पी श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? तो धारवाड़ क्रम से संबंधित है। छिंदवाड़ा जिलों में बालाघाट छिंदवाड़ा में विस्तार है। भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं? ठीक है, तो विंध्याचल श्रेणी जो है, इसमें विंध्याचल श्रेणी उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 881 है। सिद्ध बाबा की चोटी ऊंची चोटी है। राजपीपला, महादेव, मैकाल और राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं? तो यह है सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? तो बघेलखंड के पठार को। अरावली व एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर स्थित है? 74 से हमने देखा था 74 डिग्री से 82-48। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो संयुक्त जर्मनी का क्षेत्रफल कम है, जबकि कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस का मध्य प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं। गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किस पठार के द्वारा है? तो बघेलखंड के पठार के द्वारा। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो आद्य महाकल्प। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग किया जाता है? तो पुराना समूह। अगला क्वेश्चन, नर्मदा, सोन घाटियाँ एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य उच्च प्रदेश के नाम से। कैमूर श्रेणियाँ किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं? तो यमुना तथा सोन नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो नर्मदा यमुना के बीच। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक खनिज कौन सी चट्टान में मिलते हैं? ठीक है, तो धारवाड़ क्रम में, जो कि बालाघाट छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं। लम्हेटा हिल्स कहाँ है? ठीक, तो रायसेन में भीमबेटका है, बिरसा में उदयगिरी, इंदौर में काकड़ाबड्डी, धार में मांडू हिल। ठीक है, तो लम्हेटा जो है, ठीक है, इसमें लम्हेरा हिल्स लिखा है, तो ये जबलपुर। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? ठीक, तो 10 जिले राजस्थान की सीमा को। ठीक, अभी 55 जिलों की संख्या है एमपी की, रखिएगा। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा? ठीक, तो अभी 14 जिले इसकी सीमा को करते हैं लेटेस्ट डाटा में। ठीक, निम्नलिखित गुमों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं? तो 9 और 8 जिले। ठीक है, 8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़ों को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, सॉरी उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश को, ठीक है, 14 जिले, और 2 जिले गुजरात को न्यूनतम। तो यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने एमपी के बेसिक नॉलेज को देखा। ठीक है, इसका यह पार्ट फर्स्ट है। इसके आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे हम, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव।